हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विनय और आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके द्वारा सवालों में भेजा गया है। कई सारे स्टूडेंट्स ने भेजा कि सर मैंने एक पोस्ट किया था जिस पे लिखा था कि बच्चे कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सब्जेक्ट से मतलब मेरा सेगमेंट से है कि जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस में कुछ फेवरेट सेगमेंट्स होते हैं, उनको सारे बच्चे पढ़ लेते हैं और उनको ही बार बार पढ़ते रहते हैं। मतलब इंटायर सिलेबस वो लोग नहीं पढ़ते। अब क्या है, फिर उसके बाद जब वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट को पढ़ लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है और उसकी वजह से जो बाकी सेगमेंट्स हैं, जो बाकी पार्ट हैं सिलेबस के, वो छूट जाते हैं और उनसे जब क्वेश्चन आते हैं तो वो डिफिकल्टी होती है उनको समझने में। आज इसी बात पे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों बात करेंगे। हम बात करेंगे पूरे सिलेबस की कि एएनएम का पूरा सिलेबस जो है वो है क्या और उसको स्टेप बाय आप लोग पढ़ेंगे कैसे, कौन कौन सी चीजें उन पर ज्यादा गौर देना है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ऑटोमेटिकली आनी है और उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी है जिसको बहुत ज्यादा पढ़ते हैं बच्चे। एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी में से मान लीजिए कि आपके 100 में से 10 क्वेश्चन आ गए। ये एग्जाम्पल के लिए है, ये फिक्स नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं और ज्यादातर बच्चे जिन्होंने पूरा निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अगर एएनएम किया है तो वो उनके लेवल से वो ये समझ लीजिए 6 से 7 क्वेश्चन वो कर ही लेते हैं। अब आप ये बताइए कि पूरा टाइम आपने 2 महीने लगा दिया उन 3 क्वेश्चंस को अचीव करने के लिए और बाकी जो 90 क्वेश्चंस थे उन पे आपने टाइम नहीं दिया, तो आप 90 क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, अब जरूरी है आपको सिलेबस का हर एक पार्ट पढ़ना, फिर उसके बाद चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और पूरे सिलेबस को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मतलब कौन सी चीजें आपने पढ़ी हैं, कौन सी चीजें नहीं पढ़ी। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपके पास टाइम है, 2-3 दिन है और उसका सिलेबस इतना ज्यादा वाइड नहीं है जो कि आपको कोई डिफिकल्टी हो उसको पूरी करने में, ठीक है। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, इनको आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। डायमेंशंस जो है हेल्थ की वो पढ़ लीजिए, हेल्थ का स्केल है उसको भी आप हल्का हल्का पढ़ लीजिए, वैसे ज्यादा पूछते नहीं है, अगर डीप क्वेश्चन आएगा तो हेल्थ के स्केल से क्वेश्चन आएंगे। देन हम लोग आता है ओवरव्यू ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया। पर्टिकुलर कम्युनिटीज में कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं लोअर लेवल पे, उनको आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एससी, पीएससी, सीएमसी एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, ये तो नॉर्मली जो भी एएनएम और जीएनएम बच्चे करते हैं वो पढ़ते ही पढ़ते हैं। देन उसके बाद बात आती है आपकी नंबर 4 की, और इसको आप लोग सही तरह से देखेंगे। हेल्थ एजेंसीज के बारे में बात की है, WHO की, ठीक है। तो इनमें आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट ईयर। एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको पता होनी चाहिए, उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, राइट, और करंट में उसका प्रेसिडेंट क्या है। अगर कोई नई चीज निकली है तो थीम जो है वो क्या है, इसके बारे में आप लोग जान लेंगे। फिर यूनिसेफ हो गया, UNFPA आपको हो गया, UNDPA हो गया, वर्ल्ड बैंक क्या है। मतलब इनके साथ साथ ये भी पढ़ना है कि ये जो है नर्सिंग में किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। यूरोपियन कमीशन हो गया आपका, रेड क्रॉस सोसाइटी तो काफी ज्यादा अभी देखो पेंडेमिक में उसने बहुत ज्यादा काम किया। देन यूएस एड जो हेल्प दी जाती है वो, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, ILO इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स क्या है, ठीक है, केयर, ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बारे में आपने पढ़ लेना है बहुत अच्छी तरह से। देन अगर स्पेशल पर्सपेक्टिव की बात करी जाए तो नेशनल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें या फिर इंडियंस की बात करें तो उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, लेकिन फैमिली प्लान किस तरह से करना है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और टाइप्स ऑफ फैमिली भी आप उसमें पढ़ लीजिए, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली वगैरह हो गया, फिशर फैमिली हो गया, इन सबको एक बार देख लीजिए। देन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे, ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन इससे आएंगे, लेकिन ये आपको बेस देगा जिसके बेसिस पे आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। देन कोड एंड एथिक्स ऑफ एएनएम, इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ काउंसलर एंड रोल ऑफ एएनएम फीमेल वर्कर एज ए काउंसलर,
तो इस पे आपका थियोरेटिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब फिक्स टाइप के आंसर, फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ एंड सिकनेस, न्यूट्रिशन के टाइप पूरे पढ़ लीजिए, ठीक है। न्यूट्रिशन के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट। और स्पेशली जो पर्सपेक्टिव है इसमें न्यूट्रिएंट का पर्सपेक्टिव, एक तो चाइल्ड, दूसरा आपका वुमेन्स, इनके पर्सपेक्टिव में आपको मेरे प्यारे बच्चों पढ़ना है, ठीक है। मेंस को छोड़ दीजिए, कोई नहीं चल जाएगा उसका, ठीक है। क्योंकि जो एएनएम्स का मेन वर्क होता है वो डायरेक्ट करता है या तो बच्चों को या बच्चों की जो एक्सपेक्टेड मदर्स हैं या मदर्स हैं, ठीक है, रिसेंट मदर्स, तो इनको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एंड दियर न्यूट्रिटिव वैल्यूज, ठीक है। क्लासिफिकेशन फूड, जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, राइट। फिर इनके कॉम्बिनेशन हैं, जैसे उसमें ये पूछ लेता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, फैट हो गया, राइट, और उसके बाद आता है प्रोटीन। तो इनका अगर रेशियो देखा जाए तो वो कितना है, इनटेक रेशियो, तो 1:2 का रेशियो है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेंगे एक बार अच्छी तरह से, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और इस पे पुरानी वीडियोस भी पड़ी हुई है जो मैंने फिजिकल एजुकेशन की क्लास के लिए ली थी, तो इस पे वो सफिशिएंट है। दूसरा, इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू में हम लोग अगर इसका सेपरेट दिया होगा तो आगे चल के सिलेबस में देख लेंगे, अगर सेपरेट नहीं दिया होगा तो यहाँ पे आप विटामिन को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। इसमें से फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन और विटामिन से होने वाले पर्टिकुलर्स जो आपकी डिजीज है उनको आप एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं बैलेंस डाइट, मतलब सारे जो फूड के कंपोनेंट्स हैं वो प्रचुर मात्रा में मौजूद हों किसी भी फूड में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट का ये है, डिफरेंट एज ग्रुप में बैलेंस डाइट किस तरह से होगी। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों को दूध आराम से डाइजेस्ट होता है, लेकिन कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो एज बढ़ने के साथ साथ उनका सेक्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बड़े लोग अगर ज्यादा दूध पीते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिए। आगे समझते हैं विटामिन, मिनरल्स और उनकी डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल एनीमिया इन वुमेन्स। एनीमिया से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स और क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन मतलब मस्ट है आना। ऐसा नहीं हो सकता कि एएनएम का क्वेश्चन बने और एनीमिया से रिलेटेड वुमेन्स में क्वेश्चंस नहीं आए। एनीमिया होता क्यों है, ये आयरन की कमी से होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अंडर 5 न्यूट्रिशंस द रोल ऑफ एएनएम, FHW, AWWS, इनका रोल्स क्या है सप्लीमेंट्री फूड्स में। जैसे फूड्स को देखते हुए अभी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो कुछ मतलब दूध के पैकेट हो गए, कुछ घी वगैरह हो गया, जो एक्सपेक्टेड मदर्स हैं उनको जो हेल्थ वर्कर्स है वो प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि जो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो उनकी बैलेंस डाइट है वो उनको मिलती रहे, ठीक है। ये दिस इज गुड फॉर द हेल्दी बेबी एंड द हेल्दी मदर्स टू, राइट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 11, द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी सिस्टम्स एंड दियर फंक्शंस। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में जो मेजर होते हैं सिस्टम्स की बात करो तो मेरे प्यारे बच्चों 11 सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप बात आप याद रखेंगे। इसमें जैसे आपका कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, ग्लैंडुलर सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। तो इन सारे सिस्टम्स को आप एक बार मतलब हल्की हल्की नजर से देख लेंगे, तो बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चंस इसमें नहीं आते हैं, लेकिन स्पेशली देखा जाए तो आप एक सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं ये लोग, ठीक है, इनसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा ग्लैंडुलर सिस्टम से हार्मोन्स के बारे में पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। और बाकी सिस्टम्स में मतलब क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को, तो ये इस बात का अंदाजा आपको पूरी तरह से हो जाएगा। देन उसके बाद हाइजीन, हाइजीन में पर्सनल हाइजीन होगी, इन्वायरमेंटल हाइजीन होगी, दोनों तरह की हाइजीन को आप पढ़ लीजिए। देन कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है, मेंटल हेल्थ का एक बार कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिए। इसमें एक आपको पार्ट मिल जाएगा साइकोलॉजी का, ठीक है, तो काफी आसानी हो जाएगी आपको इनसे। द कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इन दोनों डिजीज को आप लोग पढ़ लीजिए।
इनमें डिजीज में आपको दुनिया भर की डिजीज नहीं पढ़नी है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड डिजीज दी हुई हैं, उनके सिम्टम्स दिए हुए हैं, उनका इंक्यूबेशन पीरियड, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उनके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, साइंस क्या है, उनकी केयर कैसे करनी है, प्रिवेंशन क्या है, और एक और पार्ट आता है इसमें इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड कि जैसे आपका रोग है वो कितने से कितने दिन तक चलेगा, ठीक है, ये होता है इंक्यूबेशन पीरियड। अब इसमें कौन कौन से हैं, ये यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद इनमें से जितने भी पार्ट है उनको देख लीजिए। एक्चुअली है क्या कि मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा टाइम आपका खराब हो, ये सिंपल सा है, ठीक है। जितने भी ये यहाँ से यहाँ तक जितने भी आपको डिजीज दी हुई हैं, इनमें कुछ कम्युनिकेबल डिजीज होंगी, कुछ नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल वो जो टच एयरबोर्न ये इन सबसे फैल जाती हैं, ठीक है, वो मतलब कम्युनिकेट कर सकती हैं, वन पर्सन टू दूसरे पर्सन को हो सकती है, उनको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। वो डिजीज जो आपकी सेल बॉडी बोर्न होती है, राइट। जैसे ये समझ लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो कम्युनिकेबल नहीं है, ये नहीं है कि आपके दोस्त को कॉन्स्टिपेशन है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे। देन उसके बाद फीवर, वाइटल सिग्नल्स क्या हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ठीक है। केयर ऑफ सिकनेस, सिक इन कम्युनिटी, टेकिंग हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और वाइटल साइंस। होम केयर रेमेडीज, इंटीग्रेटेड एसेप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ आयुष। आयुष की जो अभी प्रैक्टिसेस आई हैं, मतलब नए, एक बात और ध्यान रखिए, न्यू इनिशिएटिव्स हैं, जो न्यू इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने न्यू इनिशिएटिव चलाए हैं। जैसे कोविड के बारे में यहाँ बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ, लेकिन कोविड से क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके, तो एक बार उसको देख लीजिए कि कौन से मतलब वो एक किस वायरस से होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, तो उनको एक बार आप लोग देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, नीड ऑफ फर्स्ट एड, माइनर इंजरीज एंड अलाइनमेंट। माइनर इंजरीज में अच्छा कट और वुंड, मोस्टली माइनर इंजरी में मतलब एक आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई और दूसरा आपका हार्ड टिश्यू। लेकिन इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं नहीं, सिंपल सिंपल कट और वुंड से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फर्स्ट एड आपको जरूर पढ़नी है। और या फिर ये कहूँ जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, जैसे आपका लैक्रेशन हो गया, एब्रेशन हो गया, ठीक है, लैक्रेशन, एब्रेशन, कंट्यूजन आपका हो गया, तो इनको एक बार आप पढ़ लेंगे ठीक से, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस। अच्छा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ना आपको जरूरी है। जैसे एक है आपकी ग्रोथ, दूसरा है डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ एक तरह से डेवलपमेंट का ही पार्ट है ग्रोथ। अगर ऐसे इस तरह से वेन डायग्राम बनाओगे तो इसके अंदर आ जाएगा। अभी क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करो आप। डेवलपमेंट क्या है, आपका जीवन पर्यंत होता रहता है। ग्रोथ क्या है, एक सर्टेन स्टेज पे जाके रुक जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हाइट है, आपकी हाइट एक नियर अबाउट 20-22 के बाद फिर नहीं बढ़ती, ठीक है। लेकिन आपकी जो मेंटल मेंटल कैपेसिटीज हैं, ठीक है, मेंटल स्टेबलेंसमेंट है, वो बढ़ता रहता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब देखो, अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करोगे, सोशल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, ये तो बाद में होगा आपका, ठीक है। सबसे पहले आती है फिजिकल डेवलपमेंट की बात। अब इसमें जीरो, जहां से कंसेप्शन पीरियड शुरू होता है वहीं से आपका इससे बर्थ तक, ठीक है, प्रीनाटल स्टेज हो गई। इसमें क्या सावधानियां बरतनी है, कौन कौन सी चीजें हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ लेना है। देन उसके बाद आपका आ गया 0 से 2 साल। फिर उसके बाद में आपका चाइल्डहुड आ जाता है। चाइल्डहुड को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। फिर उसके बाद में आपका एडल्सेंस आ जाता है। एडल्सेंस के बाद लेटर एडल्सेंस वगैरह आप आगे उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। लेकिन कुल मिला के इन स्टेजेस को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देन उसके बाद एक्सीडेंट्स,
कॉज, प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस क्या क्या है वो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें फर्स्ट एड की जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, जिसमें दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक तो पहले एक राइस का कॉन्सेप्ट था, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। ठीक है, सबसे पहले जिसको भी चोट लगी उसको रेस्ट दीजिए, फिर आइसिंग कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है कोई भी चीज़। ठीक है, देन कंप्रेस कर दें, उस जगह को बांध दें किसी से, ज़्यादा ब्लडिंग ना हो। देन उसके बाद एलिवेशन, उस पार्ट को उठा दीजिए हर्ट से ज़्यादा थोड़ी सी ऊंचाई पर, जिससे कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो। ठीक है, फिर ये राइस के कॉन्सेप्ट को फिर दोबारा से मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसफर किया गया प्राइस में। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखेंगे। पी स्टैंड फॉर प्रेशर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इसको आप लोग पढ़ लेंगे ठीक से। देन स्कूल हेल्थ की बात करेंगे हम लोग, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव्स हो गए, प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रोग्राम्स क्या हैं, एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल्स, ये रिकमेंडेशंस होती हैं पूरी, इनको आपको पढ़ लेना है पूरी तरह से, छोड़ के नहीं जाना है कोई चीज। ठीक है, जैसे स्कूल्स में आप लोग देखते हैं कि स्कूल में बच्चों की बीएमआई का जो टेस्ट होता है उसका डेटा इनको भेजना होता है, राइट। उनका रेगुलर चेकअप होता है, कई एक अच्छे स्कूल्स आपको मिल जाएंगे उनमें रेगुलर ब्लड चेकअप वगैरह भी होता रहता है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है डॉक्टर्स की, नर्सेस की, राइट। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो स्कूल्स में चलाए जाते हैं फॉर द वेलबींग ऑफ हेल्थ ऑफ चाइल्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सब जो आपका सिलेबस है वो है पूरी तरह से कंप्लीट, राइट। अभी आप देखिए ये 32 पॉइंट्स में से आपने पर्टिकुलर 3-4 पॉइंट पढ़ लिए। ठीक है, आपने नर्सिंग को अच्छी तरह से पढ़ लिया। ठीक है, आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आपने पढ़ लिया, तो फिर सोशल, साइकोलॉजिकल, ये सब डेवलपमेंट कौन पढ़ेगा, एक्सीडेंट्स को कौन पढ़ेगा, वायरल फीवर्स को कौन पढ़ेगा, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कौन पढ़ेगा, होम रेमेडी की प्रैक्टिसेस हैं उनको कौन पढ़ेगा। तो मेरा कहने का जो मतलब है उसको आप समझने की कोशिश करिए कि जो आपका सिलेबस है उसको सिलेबस को इक्वल वेटेज दीजिए, जिससे क्या होगा कि सारे जो सिलेबस की पहुंच एक तरह से आपके पास हो जाएगी। दूसरा यह है कि इसमें जो आपका एग्जाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके मार दो, राइट। जैसे आपने पैट के एग्जाम में देखा था कुछ बच्चों को नेगेटिव में मार्क्स आ गए थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब था सिलेबस के बारे में। जल्दी ही मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं वो लेके आऊँगा कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सो आई होप दैट कि दोज क्वेश्चन विल रियली हेल्प यू। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।